नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे द गार्डियन में छपी उस खबर की जिसमें गार्डियन ने भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि भारत द्वारा पाकिस्तान के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कराई गई हैं, जिसको आम भाषा में टारगेट किलिंग कहा जाता है। ऐसे 20 केस का उसने ब्यौरा दिया है। उसका ये भी कहना है ये भारत ने अपने एजेंट्स यानी कि रॉ के द्वारा यूएई में बैठे कुछ स्लीपर सेल से करवाया है और उसके लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारा पैसा लगाया गया है और हर एक किलिंग को इस प्रकार से शो किया गया है कि वो पहली नज़र में कुछ और लगती है। जैसे कि सलीम रहमानी के केस में ये पहली नज़र में ऐसे लगता है कि ये एक आर्म्ड रॉबरी थी, लेकिन बाद में पता लगता है कि इसके लिंक भी भारत के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा गार्डियन का कहना है। और जिस दिन ये खबर छपती है उसी दिन ये खबर भी ट्रेंड करने लगती है कि लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज़ सईद, जो कि 26/11 का मास्टरमाइंड है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है, किन्हीं और केसेस में उसे भी कुछ जहर दे दिया गया है, किसी खीर में दे दिया गया है और वो भी आईसीयू में भर्ती है। और ये भी ट्रेंड होने लगा कि शायद ये भी भारत ने करवाया है। तो भारत के ऊपर गार्डियन से पहले ऐसे गंभीर आरोप पिछले साल कनाडा भी लगा चुका है। खालिस्तान टाइगर फोर्स के हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु के केस में भी कनाडा ने कहा कि भारत के खिलाफ उसे सबूत मिले हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उसने भारत को वो सबूत दिए भी हैं, लेकिन भारत का कहना है कि वो सबूत नाकाफ़ी हैं और उससे कुछ भी ऐसा लिंक नहीं होता कि भारत ने ये करवाया है। लेकिन वहीं पर कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर एक खबर सामने आती है कि यूएस में एक कॉन्स्पिरेसी को पकड़ा गया है, जिसमें कि भारत के एक मिडलमैन निखिल गुप्ता को हिटमैन ढूंढने का काम दिया गया था ताकि वो सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू को असैसिनेट करवा सके। और जिस हिटमैन को उसने ढूंढना था वो यूएस का एक एजेंट निकलता है और ये सारी कॉन्स्पिरेसी पकड़ी जाती है। यूएस का कहना है कि उसके पीछे, निखिल गुप्ता के पीछे एक रॉ का एजेंट है, लेकिन भारत सरकार का कहना है कि वो ऐसा एजेंट है जो अब भारत में काम नहीं करता, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और भारत ने सबूत मांगे हैं, लेकिन यूएस का कहना है कि जब यहाँ पर केस चलेगा तभी उस मटेरियल को दिखाया जाएगा। तो भारत के ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान भी भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत अब एक ऐसी पावर बन चुका है जो कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग करवा रहा है, यानी कि भारत अब वो दम रखता है कि वो किसी भी देश में घुस के किसी को भी मरवा सकता है। पाकिस्तान का ऐसा कहना है। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि भारत निर्दोष पाकिस्तानियों की हत्या करवा रहा है और बाद में ऐसा कह देता है कि ये वाला टेररिस्ट मारा गया। तो पाकिस्तान का ये बयान है। वहीं पर अगर देखें भारत की जो प्रतिक्रिया आई है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की तरफ से आई है, उनका कहना है कि भारत की कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कराएं। हम ऐसी किसी भी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते। लेकिन उसी के कुछ दिन के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कहना है कि अगर कोई भी पाकिस्तान से आकर या कोई भी टेररिस्ट भारत में हमला करेगा और जाकर पाकिस्तान में छुप जाएगा तो हम उसे ढूंढ कर वहाँ भी मारेंगे। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और राजनाथ सिंह का कहना है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग भी इस रिपोर्ट की बड़ी ट्रिकी है, क्योंकि भारत में इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन का पूरी तरीके से माहौल है। तो कुछ चीज़ें उस नज़रिए से भी देखी जा रही हैं। तो आइए देखते हैं कि जो गार्डियन में रिपोर्ट छपी है उसमें कौन से केसेस का जिक्र है। तो आइए देखते हैं। पहला केस जो जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट है जिसका नाम है जहीद अखुंद, उस वक्त इसका नाम जहूर मिस्त्री था। इसका नाम आता है इंडियन एयरलाइंस का जो विमान हाईजैक होता है 1999 में, जिसका मकसद था जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर को छुड़वाने का, जो कि उस वक्त भारत के एक जेल में बंद था। तो इसकी भी पीछे हत्या करवा दी गई है पाकिस्तान में। तो गार्डियन का कहना है कि ये पता लगता है कि भारत अपने टारगेट पर अटैक कर रहा है। तो जैश ए मोहम्मद का अगर जिक्र करें तो जैश ए मोहम्मद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत पर बहुत सारे अटैक कराए हैं। पठानकोट एयरबेस पे जो हमला होता है 2016 में, उसकी भी जिम्मेदारी इसी ने ली थी। जो पुलवामा में अटैक होता है जो कि बहुत ही भयानक अटैक था, उसकी जिम्मेवारी भी जैश ए मोहम्मद ने ले रखी है। और इसका एम है जो पाकिस्तान का और जम्मू कश्मीर का विलय करवाना, यानी कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना, इसका एम है। और ये डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की तरफ से, यूएन की तरफ से, यूके और यूएस की तरफ से। तो आइए देखते हैं अगला केस है शाहिद लतीफ़ का, जिसका नाम आता है मास्टरमाइंड के रूप में पठानकोट एयरबेस के हमले में। यह भी जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखता है और इसकी भी मृत्यु होती है जब यह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है, किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा इसे गोली मार दी जाती है। वहीं पर अगर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की बात करें बशीर अहमद पीर की, तो इसे भी रावलपिंडी में गोली मार दी जाती है अननोन व्यक्तियों के द्वारा। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल द गार्डियन ने दिए हैं।
वहीं पर लश्कर ए तैयबा के रियाज अहमद की बात करें तो इसको भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पर अननोन व्यक्तियों के द्वारा गोली मार दी जाती है। इसका नाम आता है ढांगरी टेररिस्ट अटैक होता है जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में, उसमें ये वांटेड था। तो यहीं पर लिस्ट नहीं रुकती है द गार्डियन की, वो आगे भी बढ़ती है लिस्ट। उसमें नाम आता है परमजीत सिंह पंजवार का, जो कि खालिस्तान कमांडो फोर्स का हेड है, फाउंडर है, जिसकी लाहौर में उस वक्त हत्या कर दी जाती है जब वो सुबह की सैर के लिए बाहर निकलता है। लेकिन परमजीत सिंह पंजवार के ऊपर भारत के पंजाब में बहुत सारे केस दर्ज हैं, खास करके मिलिटेंसी के टाइम पर इसके ऊपर कई सारे मर्डर के केस दर्ज हैं, जिनमें शामिल है मेजर जनरल BN कुमार की हत्या, जो कि उस वक्त चेयरमैन थे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के। वहीं पर थापर इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि पटियाला में है, उसके 19 स्टूडेंट्स की हत्या की जिम्मेवारी भी इसके ऊपर है। वहीं पे तब के तत्कालीन जो बटाला के SSP थे, उनके बेटे की हत्या की जिम्मेवारी भी इसके ऊपर थी और इसकी भी हत्या करवा दी गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कहना है कि ये एक तरीके का रिलीजियस मेथड भारत यूज़ कर रहा है, जिसमें कि वो वहाँ के गरीब जो मुस्लिम हैं उनको भड़काता है कि ये काफिर है और इनकी हत्या करो, ऐसा पाकिस्तान का कहना है, ऐसा गार्डियन में छपा है। तो अगर देखें तो जो उस गार्डियन की रिपोर्ट है उसमें उसका कहना है कि उसकी 2 भारतीय एजेंट से भी बात हुई है, जिसका उसने नाम नहीं लिया है। और उन भारतीय एजेंट्स का कहना है कि जब जमाल खाशगोई की हत्या करवाई जाती है सऊदी क्राउन प्रिंस के द्वारा, वो भी इस्तांबुल में सऊदी कंसुलेट के अंदर, उसके बाद भारत इंस्पायर हुआ कि वो ऐसी हत्याएं कराएगा। लेकिन ऐसी बात पॉसिबल नहीं लगती, क्योंकि भारत की अगर उनसे लिंक करें भी उन सारे इंसिडेंट से, तो वो टेररिस्ट थे, टारगेट किलिंग थी। यहाँ पर एक जर्नलिस्ट की हत्या करवाई जाती है जो कि जो सऊदी गवर्नमेंट है उसका क्रिटिक था। तो ये बात कुछ जमती नहीं है, लेकिन गार्डियन में ऐसी बात छपी है। वहीं पर अगर देखें, क्या बहुत सारे देश ऐसा करते हैं जिस तरीके का हमने देखा कि सऊदी प्रिंस द्वारा ये करवाया गया, तो लगभग विश्व के सारे देश ऐसी टारगेट किलिंग करवाते हैं, लेकिन इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, केवल एलिगेशन लग के रह जाते हैं। जैसे कि इलेक्शन से जस्ट पहले जो पुतिन के सबसे बड़े क्रिटिक थे एलेक्सी नवलिनी, उसकी जेल में हत्या करवा दी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि उसकी वैसे ही मृत्यु हो गई, लेकिन वेस्ट का कहना है कि उसे जहर देकर मारा गया है। वहीं पर अगर बात करें US की, तो 2001 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो मास्टरमाइंड थे उसामा बिन लादेन, उसकी हत्या करवाई जाती है 2011 के अंदर, जो कि पाकिस्तान के एबटाबाद में रह रहा था उस वक्त। पूरी US की फोर्स अंदर आती है और पाकिस्तान को कुछ नहीं पता लगता। एयर डिफेंस का इससे पता लगता है कि पाकिस्तान का कितना वीक है, और इसकी हत्या करवा दी जाती है। वहीं पर अगर देखें, पिछले ही वीडियो में हमने देखा किस तरीके से US ने ड्रोन के द्वारा बगदाद में कासिम सुलेमानी की हत्या करवाई। वहीं पर इजराइल की मोसाद ने, जो उनका ईरान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट है मोहसिन फ़कीरज़ादा, उसकी हत्या करवाई। लेकिन कोई भी इन एलिगेशंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, ये बातें रह जाती हैं, कॉन्स्पिरेसी बन के रह जाती है। तो अगर हम देखें कि क्या ऐसा हो सकता है कि भारत इस रास्ते पर चले, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है कि भारत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन गार्डियन में ये भी कहा गया है कि अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो उसके लिए 2 व्यक्तियों की परमिशन बिल्कुल ज़रूरी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। इन दोनों की परमिशन के बिना ऐसा काम रॉ कभी नहीं कर सकता। तो आइए अब हम समझेंगे कि अगर भारत के पास क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे काम को करे। तो आइए कुछ इंसिडेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2016 में उरी में अटैक होता है, जो कि जैश ए मोहम्मद के द्वारा करवाया गया। उसके बाद भारत उसका बदला लेता है सर्जिकल स्ट्राइक करके, वहाँ पर उनके बेस कैंप को तबाह करता है। तो ऐसा पहली बार था कि भारत के एटीट्यूड में कहीं चेंज नज़र आता है कि जो हमारे दुश्मन हैं उनके ऊपर अटैक करना पड़ेगा, केवल डिप्लोमेसी से बात नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पर भी टारगेट किलिंग वाला अभी मामला सामने नहीं आता है। लेकिन उसके बाद जो हमला होता है पुलवामा अटैक, जिसमें CRPF के जवान शहीद होते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि शायद कि भारत, ऐसा गार्डियन में भी कहा गया है कि पुलवामा अटैक के बाद ही सारी पॉलिसी चेंज होने लगती है। तो पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की जाती है, प्रॉपर इंडियन एयर फोर्स के प्लेन जाते हैं अंदर और वहाँ पर जाके उनके बेस कैंप को तबाह करके आते हैं। तो यहाँ पर भारत की एक पॉलिसी में चेंज नज़र आता है। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको भारत ने खुल के एक्सेप्ट किया है कि उरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, इसको भारत ने एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान ने डिनाई किया, उसका कहना है कि भारत झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खाली जगह पर बम फेंक कर चले गए। तो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, भारत की अपनी पॉलिसी है। लेकिन टारगेट किलिंग जैसी चीज़ भारत कभी भी अगर करवाता है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो लेकिन अगर हम देखें कि 2019 के बाद पुलवामा अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाता है। 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाता है, जम्मू कश्मीर को यूटी में बदल देता है, एक लद्दाख बन जाता है, एक जम्मू एंड कश्मीर रीजन बन जाता है। तो क्या देखा जा सकता है कि भारत एक तरीके से अग्रेसिव पॉलिसी दिखा रहा है। वहीं पर सबसे बड़ी चीज़ उसके बाद आती है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बहुत सारे और किसान यूनियन सब ने भाग लिया। 3 काले कानूनों का विरोध हो रहा था जो उनका मानना था कि सही नहीं है, जिसको बाद में गवर्नमेंट ने वापस भी लिया। लेकिन अगर याद हो कि जब यह आंदोलन चल रहा था तो ऐसी एलिगेशन इसके ऊपर लगाई जा रही थी कि इसको बाहर से फंडिंग आ रही है, बाहर से बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है, 6 सेपरेटिस्ट लीडर की तरफ से लगाया जा रहा है, कनाडा, यूएस, यूके में बैठे हुए लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद ही, और जो गार्डियन में रिपोर्ट छपी है वो भी यही है कि 2020 के बाद ही भारत की पॉलिसी में चेंज नज़र आता है, और जितनी भी टारगेट किलिंग हुई हैं वो 2020 के बाद हुई हैं। क्योंकि 2020 में जब ये आंदोलन चल रहा था तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें लगता है कि शायद कि किसी के मन में कुछ गलत तत्व जरूर घुस चुके हैं इस आंदोलन के अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, 2016 का उरी अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक, 2020 का किसान आंदोलन, जो कि कहीं कहीं एक अलग रूप भी ले लेता था, बाकी आंदोलन बिल्कुल सही था। तो उन चीज़ों के बाद ऐसा लगता है कि शायद भारत ने अंदर से सोचा हो कि ऐसा कराया जाए, लेकिन ऐसी चीज़ें कभी भी किसी भी सरकार को एक्सेप्ट नहीं करनी होती अगर वो कर रही है। और भारत अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा सोचता है कि कब तक हम जो टेररिस्ट अटैक है उसको रोकेंगे, इससे बेहतर है कि हम टेररिस्ट को ही ख़त्म कर दें, क्योंकि वो भारत में तो रहते नहीं, वो सारे पाकिस्तान में रहते हैं या अफ़गानिस्तान में रहते हैं या विदेशों में बैठे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लिंकेज बनाई जा सकती हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इनको कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट किया जाएगा तो उरी की बाद होने वाली सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट किया जाएगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक को किया जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल ही एक रैली में कहा है कि मजबूत मोदी सरकार, और बालाकोट और उरी स्ट्राइक की बात की है, टारगेट किलिंग की बात नहीं की जाएगी। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।